प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर बाय चैप्टर मैंने वीडियो इकोनॉमिक्स का बता दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे थे, जिसमें से पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है। अब हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो परीक्षा उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आर्थिक समस्या क्या है या क्यों उत्पन्न होती है, या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा आपका तो चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या दुर्लभ साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या क्या है, अथवा अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभता की अवस्था में चयन करने से है, समझाएं। इतना तरीका से क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, लेकिन आंसर आपका यही है। आंसर क्या है कि प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, परंतु उनको संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन सीमित हैं। एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु उत्पादन कर सके, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने अधिक साधन नहीं होते। अतएव प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का किस प्रकार कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए। कहने मतलब है कि हर आदमी का आवश्यकता अलग अलग है और व्यक्ति कभी भी कुछ भी मांग कर सकता है, लेकिन जिस हिसाब से व्यक्ति कभी भी मांग कर सकता है उस हिसाब से कभी भी उत्पादक पूर्ति तुरंत नहीं कर सकता है, उसमें समय लगता है। और दूसरा चीज़ है कि अर्थव्यवस्था पास या व्यक्ति पास क्या होते हैं, साधन सीमित होते हैं, और सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो हमारे सामने क्या होता है, चयन का समस्या उत्पन्न होता है कि हम अपने सीमित साधन से असीमित आवश्यकता की पूर्ति कैसे करेंगे। तो यही समस्या अर्थव्यवस्था के साथ भी है कि यदि कोई व्यक्ति अमाना चीज़ का मांग करता है तो क्या उसका अर्थव्यवस्था तुरंत पूर्ति कर पाएगा? नहीं। उसको अपना संसाधन को देखना है कि मेरे पास संसाधन किस हिसाब से है और हम उसका उचित प्रयोग या कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हुए कितना हम उत्पादन कर सकेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा कर सकेंगे। तो साधनों के चुनाव संबंधी इस समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। अब उत्पादन के साधन का हम कितना प्रयोग करेंगे, कितना उत्पादन करेंगे, इसके लिए हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है। कहने मतलब है कि आपके पास अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया से आप नाश्ता कर सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, ड्रेस खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, तरह तरह की चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन सब चीज़ आप 10 रुपया में नहीं कर सकते हैं। जो बहुत ज़रूरी है उसी को, या जो 10 रुपया से हो सकेगा वही चीज़ का क्रय आप कर पाइएगा। तो आपके सामने क्या होगा, एक चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि हम क्या चुने, मेरे लिए क्या आवश्यक है। तो इसी समस्या को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के 3 कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण से समस्या उत्पन्न होता है? तो पहला, असीमित आवश्यकताएं। तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो क्या है, असीमित होती है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है, अतः आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा है सीमित या दुर्लभ साधन। मनुष्य के पास क्या है, तो साधन क्या है, सीमित है। पैसा क्या है, सीमित मात्रा में, लेकिन आवश्यकता क्या है, अनंत है। तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले अधिकतर वस्तुएं तथा सेवाएं सीमित या दुर्लभ होते हैं। तो दुर्लभता का फॉर्मूला है D ग्रेटर देन S। मतलब D मतलब यहाँ हो जाएगा डिमांड, अधिक होगा सप्लाई से, मतलब मांग अधिक होगा पूर्ति से, तो वो क्या होगा, दुर्लभ कहलाएगा। पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होने से साधन दुर्लभ हो जाते हैं। अब तीसरा है इसका कारण, चुनाव का वैकल्पिक प्रयोग। तो प्रत्येक साधन या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, किंतु साधन सीमित तथा आवश्यकताएं अनंत होती है, अतः समाज को यह निर्णय लेना होता है कि कौन सी आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट करे तथा कौन सी बाद में। यही चुनाव की समस्या है। मतलब समस्या यहाँ आपका चुनाव करने के 3 है। पहला, असीमित आवश्यकता, दूसरा सीमित या दुर्लभ साधन, और तीसरा वैकल्पिक प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, क्या अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या आदेशात्मक विज्ञान है? उदाहरण सहित बताएं। तो वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विषय का सही तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र के कथन वास्तविक कथन होते हैं। वास्तविक कथन वे कथन है
जिनसे ज्ञात होता है कि क्या है, क्या था तथा विशेष परिस्थितियों में क्या होगा। इन कथनों की जांच की जा सकती है। हम इन कथनों की तथ्यों के आधार पर जांच करके या नतीजा निकाल सकते हैं कि यह कथन सही है या गलत। ये कथन किसी प्रकार की सलाह नहीं देते। कहने मतलब है वास्तविक विज्ञान क्या है, वस्तु क्या था और विशेष परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इस चीज़ को बताता है तो उसको वो प्रयोग करके दिखा भी सकता है। लेकिन अगर हम उसमें चेंजिंग करना चाहें तो उसके बारे में वो वास्तविक विज्ञान सलाह नहीं देता है। जैसे अगर आपके पास गेहूं है, गेहूं को पीसेंगे तो आटा बनेगा, आटा को गूँथेंगे पानी डाल के तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे हम लोग रोटी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें चेंजिंग कैसे करना है इसके बारे में सुझाव नहीं देगा। तो वास्तविक विज्ञान क्या है कि क्या है, क्या था, विशेष परिस्थिति में क्या हो सकता है, इस चीज़ को वो बता सकता है, लेकिन उसमें क्या है सुझाव नहीं दे सकता है। अब है वास्तविक अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि आवश्यकताएं असीमित हैं, उन्हें पूरा करने वाले अधिकतर साधन दुर्लभ हैं, इन साधनों के अनेक उपयोग हैं। यह सब बातें वास्तविक है। एक वास्तविक विज्ञान तथ्यों के बारे में किसी प्रकार का सुझाव नहीं देता है। अब है आदेशात्मक विज्ञान। तो आदेशात्मक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि क्या होना चाहिए। यह विज्ञान समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव भी देता है। उदाहरण के तौर पर एक आदेशात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कई प्रकार के सुझाव देगा, जैसे देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, कीमतों में स्थिरता पाई जानी चाहिए, कुल रोजगार होना चाहिए। मतलब आदेशात्मक विज्ञान जो है वो क्या होना चाहिए या हम इसमें और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको हम लोग बता सकते हैं। जैसे अगर बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में फैला है तो उस बेरोजगारी के कारण का हम अध्ययन करेंगे और उसको दूर करने के उपाय फिर लागू करेंगे या वो उपाय बताएंगे कि इस तरह हम लोग बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों के अध्ययन करने से नहीं बल्कि यह आर्थिक लक्ष्यों को भी निर्धारित करता है तथा सलाह भी देता है। तो हम लोग अर्थशास्त्र को क्या कह सकते हैं कि वह वास्तविक विज्ञान और आदेशात्मक विज्ञान दोनों ही है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवसर लागत की परिभाषा दें। तो किसी साधन के अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। मतलब अगर कोई आदमी कहीं 10,000 का नौकरी कर रहा है और कहीं फिर उसको 15,000 का नौकरी मिल रहा है तो वो 10,000 वाला को छोड़ के 15,000 में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो उसका अवसर लागत कहलाएगा 10,000, काहे कि उसको छोड़ के वो 15,000 में जा रहा है। मान लीजिए संसाधनों के एक निश्चित सेट के दो प्रयोग, यदि प्रयोग 1 में उत्पाद का मूल्य 400 रुपया है तथा प्रयोग 2 में उत्पाद का मूल्य 500 रुपया है, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो समान बुद्धि की बात है कि संसाधनों को प्रयोग 2 में लगाया जाएगा। काहे कि प्रयोग 2 में 500 रुपया है तो इससे ज़्यादा इनकम होगा तो हम लोग इसमें लगाएंगे और ये इसका अवसर लागत कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख करें, यह क्यों उत्पन्न होती है। तो इसका पहला पॉइंट है साधनों से किन वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, साधनों के आवंटन की समस्या। दूसरा है इसका वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन तकनीकों के चुनाव की समस्या। मतलब अर्थव्यवस्था के सामने दो तरह का उत्पादन का तकनीक है, श्रम प्रधान और दूसरा पूंजी प्रधान। तो हम किस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन करेंगे, तो ये मेरे सामने उत्पादन तकनीक के चुनाव की समस्या आ जाती है। तीसरा है समाज में वस्तुओं का वितरण किस प्रकार हो, राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या। फिर क्या साधनों का कुशलता से प्रयोग हो रहा है, तो कल्याण अधिकतम करने की समस्या। और क्या समस्त उपलब्ध साधनों का पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए प्रयोग हो रहा है, तो साधनों के पूर्ण प्रयोग अथवा रोजगार की समस्या। शॉर्टकट में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को हम लिख सकते हैं कि साधनों के आवंटन की समस्या, दूसरा उत्पादन तकनीक के चुनाव की समस्या, फिर राष्ट्रीय उत्पाद के वितरण की समस्या, फिर है कल्याण अधिकतम करने की समस्या और साधनों के पूर्ण प्रयोग अथवा रोजगार की समस्या। अब यह क्यों उत्पन्न होती है, तो इसके पीछे है संसाधनों का सीमित होना। सीमित होना यहाँ जो आप बताए थे हम ये वाला समस्याएं क्यों उत्पन्न होती, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती, यही वाला कारण को इसमें भी लिखना होगा। अब अगला है क्वेश्चन आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, इसके समाधान में कीमत यंत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखिए ये है आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, तो साधनों के आवंटन की समस्या, ये सब इसका आंसर होगा। यहाँ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या,
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। मांग और पूर्ति द्वारा कीमत के निर्धारण को कीमत यंत्र कहते हैं। कीमत यंत्र निम्न प्रकार के लिए समस्याओं का समाधान करता है। इसका समस्या क्या क्या है? तो क्या उत्पादन किया जाए, फिर है कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को आपको ध्यान से देख लेना है। इसमें साधनों का आवंटन की समस्या, तकनीकों चुनाव की समस्या, ये सब है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर केंद्रीय समस्या पूछेगा या कीमत यंत्र की भूमिका पूछेगा, तब आपको क्या कैसे किसके लिए याद रखना है। क्या कैसे किसके लिए, क्या मतलब हो गया कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादकों का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अतः उत्पादक केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है। अतः अधिक होने से इन वस्तुओं की कीमत भी अधिक होगी और पूंजीपतियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। मतलब क्या उत्पादन किया जाए, तो उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसका मांग होता है, क्योंकि मांग का ही अगर हम पूर्ति करेंगे तभी तो हमको मुनाफा होगा। उसके बाद है कैसे उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो समस्या कि पूंजी प्रधान तकनीक से हम उत्पादन करें कि श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करें। तो हमको इसमें कैसे उत्पादन करें, तो इसका मतलब है जिस तकनीक से हमको लागत कम से कम पड़ेगा उसी तकनीक का हम चुनाव करेंगे। फिर है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीसरा समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो जिनकी राष्ट्रीय आय में हिस्सा अधिक होगी उन्हीं लोगों के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाए, क्योंकि आय ही प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं हैं। तो पहला है इसका संसाधनों का पूर्ण तथा कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। दूसरा है उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। और तीसरा इसका वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मतलब उत्पादन संभावना वक्र आपका इस तरह रहता है। तो यह क्या है, इसका वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मतलब ये है आपका मूल बिंदु, इधर की ओर क्या होगा, धंसा होगा। देखिए धंसा हुआ है तो नतोदर होती। फिर उत्पादन का तकनीक इसमें स्थिर रहेगा और साधनों का पूर्ण तथा कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाता है। तो ये सब इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र यह अध्ययन करता है कि वस्तु बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है तथा कारक बाजार में उत्पादन के कारकों या उत्पादों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। मतलब सबसे पहले वस्तु बाजार में, वस्तु मतलब हो गया आलू प्याज कपड़ा लत्ता, ये सब वस्तु बाजार हुआ। साधन बाजार क्या हुआ, तो श्रम पूंजी प्रबंध साहस, ये सब को खरीदने में जो होता है वो साधन बाजार कहलाता है। तो वस्तु बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है तथा उत्पादन के कारकों या उपादानों की कीमत के निर्धारण कैसे होता है। बाजार में कीमत निर्धारण की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को कीमत सिद्धांत कहा जाता है। मतलब वस्तु बाजार का कीमत निर्धारण करना हो या फिर सेवा बाजार का या फिर उत्पादन के कारकों का कीमत निर्धारण करना हो, इन्हीं को हम लोग कीमत सिद्धांत कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पहला चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने 2 पार्ट के वीडियो में कंप्लीट करा दिया है।